हेलो एमर्स, एक बार पुनः हम लोग आ गए हैं एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम है अलजेब्रा यानी बीजगणित। ये भी एक महत्वपूर्ण चैप्टर है और इससे भी अच्छे खासे क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे आपके एग्ज़ाम में। ठीक है, अब अच्छे खासे मिले ना मिले, लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं तो जानकारी के पर्पज़ से ये चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, और आप क्लास एट्थ में इसे पढ़ते हो, मतलब पढ़ने के लिए तो आप क्लास 6 से इसका इंट्रोडक्शन पढ़ना स्टार्ट कर देते हो, फिर क्लास 7th में भी इसको पढ़ते हो, क्लास 8th में भी इसको पढ़ते हो, फिर 9th में भी आपको देखने को मिलता है, 10th में भी आपको देखने को मिलता है। तो ध्यान से देखिए, तो 6 से सफ़र स्टार्ट होता है और 10th तक चलता है अलजेब्रा का सफ़र। अब आइए इसे समझते हैं। तो मेनली अलजेब्रा क्या होता है, तो पिछले चैप्टर में आपने देखा होगा बहुपद एवं गुणनखंडन, जहाँ पे मैंने आपको बहुपद बताया था और उसी दौरान मैंने आपको अलजेब्रा का इंट्रोडक्शन दिया था। ठीक है, मेनली आप समझिएगा, तो आपके सामने दो टाइप के नंबर होते हैं। नंबर यहाँ पे आपको दो टाइप के देखने के लिए मिलते हैं। पहला नंबर यानी संख्या, जिसको हम बोलते हैं अचर संख्या यानी कांस्टेंट नंबर। और दूसरे नंबर पे आता है चर संख्या, जिसे हम लोग बोलते हैं वेरिएबल नंबर। अचर संख्या वो होता है जिसका मान कभी बदले ना। विच नंबर डू नॉट चेंज, सिंपल, डू नॉट चेंज इट्स वैल्यू, या इट्स वैल्यू डू नॉट चेंज, ऐसे लिख लीजिए, इट्स वैल्यू डू नॉट चेंज यानी ऐसा नंबर, ऐसी संख्या जिसका मान बदले ना। ठीक है, इसका मान बदले ना, मतलब जैसे मैंने यहाँ पे एग्जांपल के लिए लिख दिया 10, 15, 1000। तो जब मैं ये लिख रहा हूँ तो क्या ये जो दिख रहा है वही है कि कुछ और है? सर जो है वही है। 10 लिखा है इसका मतलब सीधी सीधी बात 10 की बात हो रही है। 15 लिखा है इसका मतलब 15 ही है ना। 1000 लिखा है तो इसका मतलब 1000 ही है। ये बदलने वाला नहीं है। ये नहीं है कि अभी 1000 लिखे हो तो अपने अगले ही पल ये 5 रुपया हो जाएगा, ऐसे बोल दो, या ऐसा हो जाएगा कि 20 में कन्वर्ट हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है ना। ये 1000 था, दैट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी है? 1000 ही है। 15 लिखा तो 15 ही है। यानी जितने भी नंबर आप देखते हो, जितने भी संख्याएं, जितना भी रियल नंबर आप देखते हो, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्या, जितने भी आप वास्तविक संख्याओं को देखते हो, सब के सब क्या है? अचर है। तो सर चर संख्या क्या होगी? तो विच नंबर change its value in constant। ठीक है, सिंपल। ऐसी संख्या जो अपना मान बदल कर किस में निकल जाए? अचर में परिवर्तित हो जाए, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल नंबर। जैसे एग्जांपल, आप क्या करते हो? आप सिंपली ABCD का प्रयोग करते हो गणित में, है ना। आप देखे होगे, आप मानते होगे कि माना ये जो चीज़ हम देख रहे हैं वो कितनी है? x है या y है, बोलते हैं हम लोग। तो ये जो x और y है, ये जो x है, ये जो y है, ये जो a मानते हो, ये जो b मानते हो, ये सब के सब क्या है? ये सब के सब वेरिएबल है। ये जो x है ये कुछ भी हो सकता है। ये जो x है ये कोई वैल्यू नहीं है। ये वैल्यू मतलब ये जो x है बाद में 5 में बदल सकता है, 10 में बदल सकता है, 15 में, 1000, 2000, दशमलव में बदल सकता है, किसी में भी बदल सकता है। यानी x की वैल्यू कोई भी रियल नंबर हो सकती है। जो दिख रहा है वो नहीं होगा। जो आप मानते हो x, वो बाद में एक पर्टिकुलर वैल्यू लेके आता है ना। तो याद रखिएगा कि चर संख्या का मतलब जिसकी वैल्यू बाद में अचर में बदल जाए, और अचर संख्या जिसकी वैल्यू किसी में ना बदले।
आई बात समझ में? तो ये 2 नंबर होते हैं और यही दोनों नंबर को हम लोग यूज करते हैं, मतलब इन दोनों नंबर को जब हम मिला देते हैं तब क्या बनता है? तब बनता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बीजगणितीय व्यंजक। बीजगणितीय व्यंजक, देखिए ध्यान से, इसे हम बीजगणितीय व्यंजक बोलते हैं। तो बीजगणितीय व्यंजक मतलब अचर संख्या, चर संख्या को मिला दो तब बनता है बीजगणित। इन बीजगणित में किसका यूज किया जाता है? नंबर के साथ वेरिएबल का, यानी कांस्टेंट के साथ वेरिएबल का। ओके, तो कांस्टेंट के साथ वेरिएबल मिला दोगे तो आता है हमारे पास अलजेब्रा। यानी अलजेब्रा एक्चुअल में किसकी स्टडी कर रहा होता है? फिलहाल में ऐसे ही समझो, अलजेब्रा का मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन। ओके, इस पे काम करेगा हमारा अलजेब्रा। वो ये सिखाएगा कि तुमको जब एक्चुअल वैल्यू नहीं पता है तो तुम कैसे ABCD का प्रयोग करके तुम उस एक्चुअल वैल्यू को प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना? और पूरी कहानी इस वेरिएबल पे क्रिएट करेगा। ठीक है ना? यानी ये एक्चुअल में जो अलजेब्रा है वो पूरा फोकस किसके माध्यम से सॉल्व करने पे लगाता है? वेरिएबल के माध्यम से। वो नंबर में नहीं फंसता है, वो एक्चुअल में कहता है कि मैं नंबर पे काम ज़्यादा नहीं करूंगा, मैं करूंगा वेरिएबल पे, और मैं वेरिएबल की सहायता से मैं इस नंबर तक प्राप्त, मतलब इस नंबर को प्राप्त कर लूँगा। तो मैथमेटिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें अचर और चर एक साथ आते हैं और चर के माध्यम से हम अचर की वैल्यू प्राप्त कर लेते हैं, उस ब्रांच को हम अलजेब्रा यानी बीजगणित कहते हैं। ये बनावटी डेफिनेशन है, समझ में आ रहा है ना? लेकिन आपको समझने के लिए पर्याप्त है। ये अलजेब्रा जहाँ पे भी नज़र आ रहा है आपको तुरंत पकड़ लेना है कि उसमें कांस्टेंट और वेरिएबल एक साथ आए होंगे। क्लियर? ठीक है, तो इसको आप तुरंत क्या करेंगे? नोट। अब ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम इसके आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। तो ये तो हम लोगों ने बेसिक इंट्रोडक्शन समझा। अब एग्जाम्पल के लिए हम देख लेते हैं एक बार कैसे ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। तो जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया x + 5, लिख दिया ना, x + 5, या x² + 2 दिख रहा है, या 3a + 2b, या 5x² + 6y², या 5a + 2b + 3c, या 2x + 2y + 2z। ये जो दिख रहा है आपको, सिंपली आप समझ सकते हो कि ये सब का सब क्या है? अलजेब्रा है। कैसे देख सकते हो? यहाँ पे वेरिएबल आया है और यहाँ पे देखो कांस्टेंट। तो वेरिएबल और कांस्टेंट एक साथ आए हैं, तो इसका मतलब ये क्या है? ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे वेरिएबल, यहाँ पे कांस्टेंट, तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। यहाँ पे भी देख सकते हो किसका कॉम्बिनेशन है? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, तो हर जगह है ना? तो ये सब के सब क्या है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। ओके, और एक्चुअल में पूरा अलजेब्रा इन्हीं पे काम करता है ना? अलजेब्रा किन पे काम करता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे। यानी सबसे पहले ध्यान से समझना, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन, है ना? कांस्टेंट प्लस वेरिएबल ऐसे मैं लिखा हूँ, तो इसका मतलब कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है। अब देखो यहाँ पे ये रहा कांस्टेंट, ये रहा वेरिएबल, तो इसका मतलब ये तो गुणे में है। अब आपको कि सर आपने यहाँ पे प्लस में लिखा, तो प्लस का मतलब यहाँ पे कॉम्बिनेशन से है, कंबाइंड होने चाहिए। ओके, चाहे प्लस के साथ हो, चाहे मल्टीप्लाई के साथ हो, चाहे डिवाइड के साथ हो, चाहे माइनस के साथ हो, मतलब उनका आपस में रिलेशन होना चाहिए। ओके, और जब एक साथ कंबाइंड होंगे कांस्टेंट और वेरिएबल, तब बनेगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन पे ही कौन काम करता है? अलजेब्रा। तो सबसे पहले क्या आएगा आपके पास? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। उसके बाद अलजेब्रा अपना खेल दिखाएगा। ओके, ठीक है। अब कुछ बातें आपको पता ही होंगी, कुछ बातें नहीं पता होंगी, तो सब कुछ देख लेते हैं। तो जैसे मान लीजिए एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है x + 5, तो पूछा जा सकता है आपसे कितने टर्म है इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में? कितने टर्म है? तो 1 और 1 कितने हो गए? 2। तो 2 टर्म है, 2 टर्म है। कितनी मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की पावर कितनी है या डिग्री कितनी है? इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की, इस बीजगणितीय व्यंजक की घात कितनी है? ठीक है ना? तो घात अगर आपसे पूछ देगा तब क्या मतलब है? घात का मतलब ये होता है कि जो वेरिएबल है, वेरिएबल इसमें कौन है? यक्स है, यक्स है ना वेरिएबल। तो इस यक्स के ऊपर कितनी पावर है? तो इस यक्स के ऊपर है सर 1 पावर, है ना?
एक का मतलब होता है लीनियर है, ये क्या है, लीनियर, यानी रैखिक बीजगणितीय व्यंजक है, ठीक है ना, रैखिक है। कब, जब घात क्या होगी, एक, घात एक होगी, डिग्री एक होगी, डिग्री और घात का मतलब एक ही होता है, ठीक है, ठीक है। अच्छा, यहां पे आ जाइए ये वाले को पकड़िएगा, x² + 2 कितने टर्म है इसमें, 2, यानी 2 पद है, 2 पद है। कैसा है ये, इसकी घात पूछेगा आपसे, बता सकते हैं? बिल्कुल सर, वेरिएबल की मैक्सिमम पावर कितनी है, 2 है, तो इसका मतलब ये कैसा है सर, ये इसकी जो डिग्री होगी वो मतलब 2 है, और डिग्री 2 होने का मतलब, इसका मतलब इसको हम क्या बोलते हैं, द्विघाती बीजगणितीय व्यंजक, ये द्विघाती व्यंजक है, ठीक है ना, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, ठीक है। डिग्री कितनी है, तो डिग्री है 2, क्लियर, समझ में आया? ऐसे आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पे बताओ कितने हैं सर, यहाँ पे भी 2 टर्म है, टर्म कितने हैं, 2 है, और डिग्री कितनी है, तो देखो ये एक वेरिएबल, इसके ऊपर पावर 1, यहाँ पे दूसरा वेरिएबल, इसके ऊपर भी पावर 1, तो इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, एक ही होगी। मैक्सिमम पावर कितनी है, बस ये देखना होता है, तो इसके ऊपर भी एक ही है, इसके ऊपर एक भी एक ही है, तो सबसे ज़्यादा कितना है, एक ही है ना, तो बात खत्म, ठीक है। एक है तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे, लीनियर, याद रख लीजिएगा। अगर डिग्री एक तब इसका मतलब वो क्या है, लीनियर है, रैखिक है, ठीक है। अगर डिग्री 2 तो इसका मतलब समझ लेंगे क्या, कि ये क्वाड्रेटिक है यानी द्विघाती है, ठीक है। अगर डिग्री 3 तो इसका मतलब ये क्यूबिक है, ठीक है, यानी त्रिघाती है, ठीक है, समझ में आया है या ना, क्लियर। तो ये बात याद रखेंगे। यहाँ पे बताइए कितना होगा, टर्म कितने हैं इसमें, टर्म है 2, और डिग्री कितनी है बता सकते हैं सर, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे भी 2 है, सबसे ज़्यादा कितना है, 2 ही है, डिग्री 2 है, इसका मतलब क्वाड्रेटिक है ना ये। अच्छा, यहाँ पे बताइए कितना है, यहाँ पे a पे पावर 1 है, b पे पावर भी 1 है, c पे पावर भी 1 ही है, इसका मतलब डिग्री कितनी होगी, डिग्री तो 1 ही होगी ना, और टर्म कितने हैं इसमें, 3। आया समझ में? इसको देख के बता सकते हैं, बिल्कुल सर, इसको भी देख के बता सकते हैं। इसमें डिग्री कितनी है, 1 है ना, इसमें डिग्री है 1, और पावर कितनी है सर, ये टर्म कितने हैं, 3, ठीक है। मेनली ये तो मैंने जो भी दिखाए हैं आपको, ये ऐसे आपके सामने एक्सप्रेशन है जिसमें पावर जो है ऑलवेज कैसी है, पॉजिटिव है। कुछ ऐसे भी मिलेंगे आपको जो निगेटिव होंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ने ये साफ साफ तौर पे बोल दिया, भैया हमें ये मतलब, इससे मतलब है कि कांस्टेंट हो और वेरिएबल हो, ठीक है ना, मतलब वेरिएबल हो, कहने का मतलब है। अब वेरिएबल प्लस पावर लेके आ रहा है कि माइनस पावर लेके आ रहा है, इससे मतलब नहीं है। हाँ, याद रखिएगा, वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जो अपने ऊपर पावर पॉजिटिव लेके आते हैं, ठीक है ना, उनको हम बोलते हैं पॉलिनोमियल। ऐसे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिनके वेरिएबल पे पावर क्या होती है, पॉजिटिव, वो क्या कहलाते हैं, वो पॉलिनोमियल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल, यानी क्या बोलते हैं हम उनको, बहुपद, ठीक है। ये जितना भी मैंने बोर्ड पे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है वो सब के सब क्या है, पॉलिनोमियल है, बहुपद है। एक अंतर निकालना सीखिए। सबसे पहले एल्जेब्रा आता है, एल्जेब्रा कहता है बेटा एक काम करो, पहले सबसे पहले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाओ, क्योंकि पहली रिक्वायरमेंट क्या थी, उसने पहले ही बोल दिया मैं काम करूंगा कांस्टेंट और वेरिएबल के कॉम्बिनेशन पे। तो जब हमने कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन बनाया तो क्या पैदा हुआ, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कई सारे टाइप का था, स्पेशली 2 टाइप पहले समझ लो। वो 2 टाइप कौन कौन से थे एक तो सर पॉजिटिव वाला, पहला दो टाइप मैं समझा रहा हूँ, पहले 2 टाइप देखो। एक तो पॉजिटिव पावर वाला, मतलब वेरिएबल की पावर क्या थी, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव थी, और यहाँ पे एक निगेटिव पावर वाला। इसके साथ साथ आपको रेशनल नंबर में भी मिल सकता था, ठीक है ना, रेशनल में भी मिल रहा था। रेशनल मतलब जैसे पावर x पे पावर 3/2 हो गया, समझ रहे हैं ना, x पे पावर 4/5 हो गया, ऐसे। तो इस तरीके से भी पावर मिल रही थी। तो ये कहा गया कि देखो
एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी एल्जेब्रा तो इस पे भी काम करेगा, इस पे भी काम करेगा और इस पे भी काम करेगा, है ना। लेकिन उसमें जो सिर्फ स्पेशली पॉजिटिव पावर लेके बैठा हुआ है वेरिएबल की, उसे हम क्या बोल देंगे, पॉलिनोमियल बोल देंगे। यानी वो एल्जेब्रा का ही पार्ट है लेकिन उसे अलग से पढ़ेंगे। समझ में आ रहा ना, याद रखिएगा। तो पॉलिनोमियल एल्जेब्रा से ही निकल के पैदा हुआ एक ब्रांच है, ठीक है। बस उसमें क्या होता है कि वेरिएबल की पावर क्या होती है, पॉजिटिव। और ये जो मैंने डिग्री डिफाइन की है ना, वो उसी के लिए है। हम डिग्री तभी डिफाइन कर सकते हैं जब हमारे पास क्या होगा, पॉलिनोमियल होगा। यानी पॉलिनोमियल की डिग्री डिफाइन कर सकते हैं हम, है ना। क्लियर है, क्या मेरी बात समझ में आ गई। तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, उसके साथ साथ उसके अंदर से क्या निकल के आया है, पॉलिनोमियल यानी बहुपद। तो बहुपद क्या होता है, समझ में आ गया। बीजगणित किस पे काम करता है, वेरिएबल की पावर पॉजिटिव तो काम करेगा, मतलब बीजगणित में आएगा। हाँ, बीजगणित में क्या निगेटिव वेरिएबल की पावर वाले आएंगे। हाँ, क्या बीजगणित में ऐसे भी पावर वाले आएंगे जिनके जो रेशनल नंबर में हो, हाँ, वो भी एडजस्ट करेंगे। लेकिन क्या पॉलिनोमियल में निगेटिव पावर वाला कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आएगा, नहीं ना। कौन सा आएगा, केवल पॉजिटिव पावर वाला, ठीक है। अब यहाँ तक सब कहानी क्या हो गई, खत्म। मैंने बेसिक बातें आपको क्या कर दी, एल्जेब्रा की क्लियर कर दी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़े, चलिए। अब ये दोनों बेसिक बातें थी। अब ये समझ में आ गया कि एल्जेब्रा ने पहली रिक्वायरमेंट बता दी कि हमको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन चाहिए, हमने बना भी लिया। अब खेल स्टार्ट। तो जैसे कि सभी को पता है, अब मान लो कोई नई चीज़ आई हो, जैसे हमारे पास ही सबसे पहले नंबर आए थे, तो हम नंबर का सबसे पहले क्या सीखे थे। आप जब छोटे थे तो क्या सीख रहे थे, पहले गिनती सीखे, एक संख्या सीखे, उसके बाद तुरंत क्या स्टार्ट कर दिए, जोड़ घटाना गुणा भाग। वैसे ही एल्जेब्रा ने सबसे पहले क्या बनाया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यानी यही अब इसके लिए नंबर है। अब इसके लिए नंबर क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब क्या करेगा, इन्हीं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ कराएगा, फिर घटाना कराएगा, फिर गुणा कराएगा, फिर भाग, ठीक है। अब कोई भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या कोई भी एल्जेब्रिक टर्म है, अगर हम उसका जोड़ घटाना गुणा भाग कर रहे हैं तो कैसे करेंगे। सबसे पहले जोड़ देखते हैं, एडिशन। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जोड़ कैसे होगा, ठीक है। तो जोड़ करना कठिन बिल्कुल नहीं है, जोड़ तो एकदम आसान है ना। जोड़ना बिल्कुल ही आसान है। तो देखो, सपोज कर लो, मैं एक एक टर्म से लेके समझाऊंगा आपको। मान लो यहाँ पे प्लस ए है, मतलब ए है और यहाँ पे प्लस बी है, ठीक है ना। ये दो टर्म है, एक ये, दोनों को जोड़ोगे तो आंसर में क्या मिलेगा, ए प्लस बी ही मिलेगा। सिंपल होता है। देखो, जोड़ का एकदम सीधा नियम बताएं या घटाना का, एक काम करता हूँ, एक सिंपल वे में बता देता हूँ, तो ऐसे बहुत टाइम लग जाएगा। जोड़ और घटाना दोनों का नियम सेम होता है। जोड़ और घटाना दोनों का नियम क्या होता है, सेम। सीधा सीधा लिख दो आप, प्लस एंड माइनस, ठीक है। कैसे करते हैं, तो नियम सेम है। नियम क्या है, नियम ये है कि देखो, इसमें सेम टर्म वाला ही, या मैं ऐसे बोल सकता हूँ लाइक टर्म, ठीक है ना। एक होता है लाइक टर्म और एक होता है अनलाइक टर्म। अब देखो, लाइक टर्म और अनलाइक टर्म का मतलब क्या है, पहले ये भी सीख लो, तो फिर प्लस माइनस समझोगे। लाइक टर्म का मतलब, जैसे मान लो यहाँ पे मैंने 3x लिखा, यहाँ पे एक टर्म हो गया, यहाँ पे 5y लिख दिया दूसरा टर्म, यहाँ पे 7x लिख दिया तीसरा टर्म, यहाँ पे 4y लिख दिया, ये एक टर्म हो गया। फिर ऐसे ही 5y² भी लिख दिया, ठीक है। कई सारे टर्म है। लाइक टर्म किसको बोलेंगे, लाइक टर्म हम उस टर्म को बोलेंगे जिसमें वेरिएबल जो आया हो वो सेम हो और उसकी पावर भी क्या हो, सेम हो। वेरिएबल सेम हो और उसकी पावर भी सेम हो। देखो, ये 3x है, हम 3 को भूल जाएंगे, हमारा पूरा फोकस किस पे रहेगा, वेरिएबल पे। थोड़ा ध्यान से समझेंगे, ये वेरिएबल है, वेरिएबल की पावर कितनी है, 1, ठीक है। और वेरिएबल कौन सा, x है। तो अब जाओ ढूंढो ऐसा टर्म जिसमें x हो और उसके ऊपर पावर क्या हो, 1 हो। तो कौन है, ये वाला होगा, नहीं सर, इसमें वेरिएबल क्या है, y है, ये लाइक टर्म है इसका, नहीं। अच्छा, ये वाला है ना, बिल्कुल है सर। देखो, x है, x पे पावर कितनी है, 1 है। x पे पावर कितनी है, 1 है। यहाँ पे भी x पे पावर 1 है। दोनों सेम दिख गए ना, दोनों के पास सेम वेरिएबल है, इसका मतलब ये क्या है, लाइक टर्म है। अब मैं अगर जोड़ना चाहता तो किसको जोड़ सकता था, इन दोनों को मैं एक पास लाके जोड़ सकता हूँ। जोड़ने का सिंपल नियम है, जब तुमको मिल गया लाइक टर्म है
तो बस आगे वाले नंबर जुड़ते हैं इसमें। कौन नंबर जुड़ेगा? आगे वाला। तो 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10। अगर मैं जोड़ने जाऊंगा तो 10x है, सिंपल। तो सबसे पहला काम लाइक टर्म पकड़ो और लाइक टर्म को ही क्या कर सकते हो आप? जोड़ सकते हो। घटाना चाहोगे तो 7 में से 3 चला जाएगा, तो क्या मिल जाएगा हमको? 10x, सॉरी 4x। क्या मिल जाएगा? 4x। अगर घटा रहे हो तो क्या समझ में आ रहा है? सबसे पहले क्या ढूंढना है? लाइक टर्म। ठीक है, लाइक टर्म को हिंदी में बोलते हैं समान पद। क्या बोलते हैं? समान पद। मैं बहुत बेसिक से बता रहा हूँ आपको अलजेब्रा, अगर जिनको एकदम नहीं आ रहा होगा वो भी आराम से सीख लेंगे। ठीक है, अच्छा 5y जैसा कौन है? 4y, हाँ या ना? देखो, अच्छा क्या ये वाला है लाइक टर्म? नहीं सर, इसलिए नहीं है क्योंकि देखिए मतलब देखा जाए तो इसमें क्या है, इसमें वेरिएबल तो सेम है बट वेरिएबल की पावर क्या है? डिफरेंट है। देखिए यहाँ पे वेरिएबल की पे पावर 1 है, यहाँ पे वेरिएबल पे पावर 1 है, लेकिन यहाँ पे वेरिएबल पे पावर 2 है। हमने क्या बोला? हमने बोला लाइक टर्म हम उसमें कहेंगे, उसको कहेंगे जिसके पास वेरिएबल भी सेम हो, वेरिएबल भी सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। वेरिएबल सेम हो और वेरिएबल की पावर भी सेम हो। और अनलाइक टर्म सर, जो लाइक टर्म नहीं है। अब जैसे 3x और 5y² लाइक टर्म है? नहीं सर। 3x और 5y लाइक टर्म है? नहीं। बात खत्म। तो वो अनलाइक टर्म हो जाएंगे। आया समझ? बस ये याद रखना है। तो प्लस और माइनस किसका होता है? लाइक टर्म का। ठीक है, तुम्हारे सामने बड़ा सा क्वेश्चन दे दे और तुमसे क्या इसका जोड़ और घटाना करके दे दो, तुम 2 सेकंड में कर लोगे भैया, 2 सेकंड में। कैसे? मैं करके दिखाता हूँ। x² प्लस 4x माइनस 3 ऐसे लिखा गया है और यहाँ पे प्लस करके दे दिया गया है 5x माइनस 3x² माइनस 2। कह रहा है इसका जोड़ करके दिखा दो। देखो जोड़ते हैं इसको, तो x² प्लस 4x माइनस 3। सबसे पहली बात, जब प्लस लगा हो तो ब्रैकेट खोलने में आप बेझिझक, मतलब कोई चिंता नहीं करेंगे, बेझिझक खोल दीजिए, ओपन कर दीजिए सेकेंड ब्रैकेट। तो यहाँ पे लिखेंगे 5x माइनस 3x² माइनस 2। आ गया। अब लाइक टर्म ढूंढो। x² जैसा कौन है? 3x²। एक पास लेके आओ, x² माइनस 3x²। क्लियर? 4x जैसा कौन है? 5x है। एक पास करो, 4x प्लस 5x। यहाँ पे कितना है? -3 और यहाँ पे कितना है? -2। ठीक है, ठीक है। अब देखो x² माइनस 3x², x² माइनस 3x²। क्या होगा? 3x² में से एक x² घटा दो, कितना बचेगा? 2x² माइनस 2x²। ध्यान से देखो, मैंने क्या बोला था? लाइक टर्म मिल गया। अब उसके अंकों को घटाओ। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे कितना है? 1 है। 3 के आगे क्या है? माइनस, और यहाँ पे 1 के आगे क्या है? प्लस है। तो एक माइनस में होगा, एक प्लस में होगा, तो क्या होगा? घटेगा। घटेगा। बड़े वाले में से छोटा वाला घट जाता है। बड़ा कौन है? 3 है। तो 3 में से 1 घटा दिया तुमने, क्या मिल गया? 2। ऐसा समझे? और देखो जो बड़ा होता है उसी का साइन लगता है। ये तो बेसिक बात है ना, जोड़ घटाना में आपने सीखा होगा। अगर माइनस प्लस में अगर कोई नंबर देता है तो अगर एक माइनस में एक प्लस में है, ये ध्यान देना। ये जोड़ घटाने के लिए मैं बता रहा हूँ। एक माइनस में हो और एक प्लस में हो तो क्या होगा? घटेगा, है ना? घटेगा। और चिन्ह क्या लगेगा? और चिन्ह बड़े वाले का लगेगा। ठीक है, बड़े वाले का लगेगा। जैसे -3 प्लस 5 तो क्या होगा? कौन बड़ा है? मतलब पहली बात तो घटेगा, एक माइनस में एक प्लस में घटेगा। अब किस में से घटेगा? बड़े वाले में से। तो 5 में से 3 चला जाएगा, क्या कितना बचेगा? 2। और चिन्ह किसका लगेगा? बड़े वाले का। तो बड़े वाला किस में था? प्लस में था। बड़ा वाला नंबर प्लस में था, तो इसलिए आंसर भी किस में आएगा? प्लस में। लेकिन अगर सेम कहानी को ऐसे बंद करके ऐसे कर दिया गया होता, मतलब बदल दिया गया होता, 5 को माइनस में, 3 को प्लस में, अब एक प्लस में एक माइनस में, तो भी घटेगा, तो भी 2 ही आएगा। लेकिन चिन्ह किसका रहेगा? बड़े वाले का। बड़े वाला इस बार किस में है? माइनस में, तो आंसर क्या होगा? माइनस। क्लियर है? समझ में आया ना? तो ये बात याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये बहुत बेसिक पॉइंट है लेकिन जरूरी है सबके लिए। आया समझ में ये कैसे हुआ है? अच्छा यहाँ पे देखो 4x है, यहाँ पे 5x है, दोनों सेम साइन के हैं, जुड़ जाएंगे। यानी कितना हो जाएगा? 5 4 9x। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे दोनों माइनस में, ये भी दोनों सेम साइन में, तो ये भी जुड़ जाएंगे। यानी 3 और 2 कितना हो जाएगा? 5। यहाँ पे देखो, जब दोनों माइनस में हो तो भी जुड़ेगा, दोनों प्लस में हो तो भी जुड़ेगा। यानी दोनों माइनस में हो या दोनों प्लस में हो, दोनों कंडीशन में क्या होगा? जुड़ेगा। ठीक है ना? हाँ, ये फर्क है कि अगर माइनस माइनस को जोड़ रहे हैं तो आंसर भी किस में ला के रखेंगे? माइनस में। प्लस वाले को जोड़ रहे हैं तो आंसर किस में रखेंगे? प्लस में। ठीक है, देखो जोड़ने का नियम क्लियर हो गया।
है ना। कैसे जोड़ा जाएगा समझ में आ गया। ऐसे ही घटाने वाला देख लो, यही क्वेश्चन को हम घटा के भी दिखा देते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस थ्री और यहाँ पे लगाओ माइनस 5x माइनस 3x स्क्वायर माइनस 2, ऐसे आ गया। चलो घटाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3 और यहाँ पे माइनस लगाएंगे, अंदर जाएगा तो 5x, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 3x स्क्वायर और यहाँ पे माइनस माइनस प्लस 2 आ गया। देखो सर ये आपने क्या किया, देखो जब भी हम माइनस लगाते हैं तो अंदर जब ब्रैकेट ओपन करेंगे अंदर कई सारे स्पेसिस है तो उनके साइन को क्या कर देना चाहिए, चेंज। मैंने डायरेक्ट कर दिया लेकिन तुम फिर से समझो, ब्रैकेट हटाया मैंने तो ये माइनस तुरंत जाएगा, अंदर के सभी साइन को चेंज कर देगा। प्लस वाई है तो माइनस में कर देगा, माइनस में है तो प्लस में। जैसे 5x के आगे क्या है, प्लस है तो किस में चला गया, माइनस में। 3 किस में था, माइनस में था, वो किस में चला गया, प्लस में। 2 माइनस में था, किस में चला गया, प्लस में। आया समझ में, बिल्कुल। अब देखो ये एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे इसके जैसा कौन है, ये रहा ना 3x स्क्वायर, लाइक टर्म में होगा। चलो एक पास कर लो, 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। अच्छा फिर ये देखो 4x है और इसके जैसा कौन है, 5x है, 5x को बुला लो, ठीक है। ये रहा -3 और ये रहा +2, ओके। चलो ये देखो एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर जुड़ेगा ना, 3 और 1 4x स्क्वायर। और यहाँ पे देखो 5 4 कितना हो जाएगा, अच्छा यहाँ पे माइनस में था ये, सॉरी 5x को उठा के लेके आए तो माइनस में रहेगा ना, तो 5x में से 4x चला जाएगा, कितना बचेगा 1x। देखो 1 को लिखते नहीं है, सिंपल छोड़ देते हैं, एक ऐसे ही छोड़ दो। यहाँ पे 3 में से 2 जाएगा कि 2 में से 3 जाएगा, 3 में से 2 जाएगा तो -1। अब यहाँ पे ऐसा मत करना कि 1 छोड़ देना, जब x के बगल में 1 आएगा यानी वेरिएबल के बगल में 1 होगा तभी छोड़ना, बाकी अगर अकेले केवल 1 आ रहा है तो उसको लिखना पड़ेगा। आई बात समझ में, तो ये रहा आपका आंसर। क्लियर है। तो जोड़ और घटाना कैसे होगा समझ में आ गया है ना। तो जोड़ और घटाना आप आराम से यहाँ से कर लोगे, ठीक। ये तो हो गया जोड़ और घटाना। सिंपल काम क्या करना है, लाइक टर्म ढूंढना है और लाइक टर्म के जो कोफिशिएंट है, देखो ये x के बगल में y के बगल में जो नंबर लिखा गया ना, इसको हम क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट। क्या बोलते हैं, कोएफिशिएंट यानी गुणांक, ठीक है। आइए समझे, गुणांक बोलते हैं। तो याद रखेंगे ये गुणांक ही जुड़ते और घटते हैं। वेरिएबल की पावर इसमें चेंज होती है नहीं। जोड़ घटाना में वेरिएबल की पावर यानी जो घात होती है, जैसे ये 2 है तो 2 ही रहेगा, गलती से ये मत सोच लीजिएगा खई 2 और हई 2 मिलकर कितना आ जाएगा, अच्छा ऐसा गलती से मत करिएगा। इसमें केवल कोफिशिएंट का रोल होता है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं गुणा और भाग को, देखा जाए गुणा और भाग, बिल्कुल। तो ये आपने नोट कर लिया होगा, एक बार देख लेंगे इसको, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए अब हम गुणा और भाग देख लेते हैं। गुणा और भाग की बात करेंगे हम, गुणा एंड भाग। तो गुणा और भाग की बात करोगे तो देखो गुणा और भाग कैसे होगा, मेनली यहाँ पे देखोगे तो 3x, अच्छा चलो पहले समझा देते हैं नियम क्या है इसका। सिंपल नियम है भाई, इसमें कोफिशिएंट का गुणा होगा और वेरिएबल की पावर में जुड़ाव, ठीक है, सिंपल। यहाँ पे बस फोकस किस पे होता है, देखो यहाँ पे कोएफिशिएंट, इससे ये मतलब नहीं कि लाइक टर्म का ही केवल गुणा कर सकते हो, नहीं, लाइक हो डिसलाइक हो फर्क नहीं पड़ता, गुणा सबका होगा, ठीक है ना, भाग सबका होगा। लेकिन लाइक वेरिएबल या सेम वेरिएबल अगर है तो सेम वेरिएबल का गुणा हो रहा है, सेम वेरिएबल का गुणा कर रहे हो या भाग कर रहे हो तो वेरिएबल की पावर बढ़ जाएगी। कैसे, पहला तो यही है, जैसे 3x स्क्वायर का गुणा 3x के साथ कर दिया, सिंपल समझना। तो देखो कोफिशिएंट का गुणा कोफिशिएंट में कर दो, 3 तरीके 9 हो गया। अब देखो यहाँ पे भी वेरिएबल क्या है, x है, यहाँ पे भी वेरिएबल x है, तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी। यहाँ पे वेरिएबल की पावर 2 है, यहाँ पे वेरिएबल की पावर 1 है, सेम वेरिएबल है तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी, मतलब जुड़ जाएगी। है सही में, वेरिएबल वही रहेगा, पावर क्या हो जाएगी, जुड़ जाएगी, ठीक है। तो सेम वेरिएबल का अगर गुणा भाग करेंगे तो वेरिएबल की पावर क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी या जुड़ जाएगी।
जुड़ जाएगी, ऐसे लिख लो, ठीक है। ऐसे ही एक बात ये हो गई। दूसरी बात ये कि कोएफिशिएंट यानी जो गुणांक है उनका आपस में गुणा होगा। ठीक है, उनका आपस में गुणा होगा, लेकिन कोएफिशिएंट का कोएफिशिएंट से। ठीक है, अब एग्जांपल के लिए यहाँ पे आप ऐसे समझ सकते हो आपस में गुणा होगा या भाग होगा। अच्छा, यहाँ पे ये भी लिख देना, भाग होगा। और ऐसे यहाँ पे जुड़ जाएगी या घट जाएगी, ये भी लिखना होगा, क्योंकि डिवाइड में ये चीज़ें घटती हैं। वे हम आगे दिखा रहे हैं आपको, एग्जाम्पल से समझेंगे आप। यहीं पे एग्जाम्पल से समझ लो घटेगी कैसे। जैसे 3x² है, इसमें मैं 3 से डिवाइड करता, 3x से डिवाइड करता। 3x² में यहाँ पे मैंने क्या किया है, गुणा किया 3x से, लेकिन यहाँ पे मैं क्या कर दे रहा हूँ, भाग कर दे रहा हूँ 3x से। अब देखो तो 3x² अपॉन 3x होगा, 3 से 3 क्या हो गया, खत्म। क्या मिला, x² अपॉन x मिला। अब देखो ये x पे पावर क्या है, 1 है, यहाँ पे x पे पावर क्या है, 2 है। तो क्या होगा, इस x पे पावर 2 ऐसे रहेगा, मतलब ये x पे पावर 1 ऊपर जाएगा, तो इसके ऊपर पावर यहाँ पे नीचे है तो माइनस में ऊपर जाए, सॉरी यहाँ पे नीचे है तो प्लस में है, पावर 1 है ना, ऊपर लेके जब जाऊँगा तो ये क्या हो जाएगा, -1, है ना। अब देखो नीचे का बेस सेम है, हाँ या ना, पढ़ाया हूँ, है ना। नीचे का बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है। तो मैं जोड़ूंगा तो x पे पावर 2 - 1 होगा, जोड़ूंगा तो यही तो होगा, 2 + -1, और 2 + -1 का मतलब माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ना। यहाँ पे 2 में से 1 चला जाएगा, क्या बनेगा, 1। तो यहाँ पे हमको क्या मिल जाएगा, x पे पावर 1। या डायरेक्टली हम काट देते हैं, नीचे x है तो 1 से 1 खत्म, ठीक है ना, ये 1 x बच जाएगा। आया समझ में, तो भी हम डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखो यहाँ पे घट गया कि नहीं पावर, यहाँ पे पावर क्या हो गया, घट गया। और जबकि गुणा में पावर देखो जुड़ गया ना, यानी बढ़ गया है। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन के माध्यम से देखो, 5x + 3 × 2x + 1, ऐसा क्वेश्चन आ गया आपसे, आपके सामने, आप कैसे करोगे। टफ है, बिल्कुल नहीं। अब देखो कैसे होगा, 5 का मतलब बारी बारी करते हैं। गुणा करने का नियम क्या है कि बारी बारी करो, ध्यान दें इधर। 5x का गुणा 2x में होगा, फिर 5x का गुणा 1 में होगा, यानी 5x × 1। ठीक है, ऐसे ही 3 का मल्टीप्लाई 2x में, 3 का मल्टीप्लाई 2x में, फिर 3 का मल्टीप्लाई 1 में, 3 का मल्टीप्लाई 1 में। 5 दूना 10x² प्लस 5x, यहाँ पे 3 दूना 6x और प्लस 3 × 1 = 3। समझे क्या हुआ है, पहले इस 5x ने पहले इसमें किया है, फिर इसी 5x ने इसमें किया है। ठीक है, फिर सेम कहानी, इसने भी पहले एक बार इसमें किया है, फिर इसने भी एक बार इसमें किया है, तो बारी बारी हो रहा होता है। ठीक है, ठीक। 10x² ऐसे ही रहेगा। ये देखो 5 और 6 कितना हो जाएगा, 11x, और यहाँ पे क्या मिल गया हमको, 3, खत्म। और ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसे ही समझ लो। मान लो हमारे सामने आ गया क्वेश्चन, x² + 7x + 12, और कह रहा है इसमें डिवाइड कर दो x + 4 से, है ना। तो मल्टीप्लाई तो आसान है, लेकिन डिवाइड थोड़ा सा क्रिटिकल हो जाता है। सिंपल, अगर आप सिंपल ना देखें तो। कैसे सर, अब जैसे इसमें आपको डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने का पूरा प्रॉपर नियम होता है ना। 7x + 12 है, तो इसका मतलब नीचे आ जाएगा x + 4। अब एक पहला तरीका तो ये है कि आप डायरेक्ट इस तरह भाग करो, x + 4 से डिवाइड कर दो x² + 7x + 12 में, है ना। पहला तरीका तो ये होता है। दूसरा तरीका कि आप ऊपर वाले को तोड़ दो, ऊपर वाले को क्या कर दो, तोड़ दो, वो सबसे आसान तरीका है। आप ऊपर वाले को तोड़ के रख दो, फिर नीचे वाला अपने आप काट देगा। ठीक है, पहला तरीका क्या है, पहला तरीका तो आप सच में भाग करो भाई। अब सच में भाग करोगे तो आपको ही पता है कैसे होगा। देखो यहाँ पे x² है, हमें फर्क किससे पड़ता है, पहला टर्म क्या है, x²। हमारे पास जो भाग देने वाला है उसमें पहला टर्म क्या है, x है। इस x को x² कैसे बनाएंगे, सर x से गुणा कर दो। तो x से मैं क्या कर दूंगा, गुणा। x से क्या कर दूंगा, गुणा। x से जब मैं गुणा करूंगा तो x का गुणा x में होगा, तो क्या हो जाएगा, x²। इसके बाद इस x का गुणा जब मैं 4 में करूंगा तो कितना हो जाएगा, 4x हो गया। उसके बाद घटाऊंगा मैं, तो देखो घटाने का मतलब नियम क्या होता है कि नीचे वाले साइन को चेंज कर दो। ये प्लस में है तो क्या लगा दो, माइनस, ये प्लस में है तो इसको क्या कर दो, माइनस। सिंपल,
प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, तो दोनों प्लस में तो दोनों माइनस में हो गए। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर खत्म, क्योंकि ऊपर और नीचे देख रहे हो ना, एक प्लस में और एक माइनस में, सेम सेम हो, एक प्लस में एक माइनस में है तो खत्म। अब यहाँ पे देखो 7x है, यहाँ पे 4x है, सेम टर्म है ना, लाइक टर्म है, तो क्या जुड़ या घट सकते हैं? हाँ सर जुड़ सकते हैं, घट सकते हैं। यहाँ पे प्लस में एक माइनस में है तो घटेगा, 7 में से 4 चला जाएगा, कितना बच जाएगा? 3x और प्लस 12। क्लियर? नीचे दिख रहा है, एक बार देख लेंगे। अब देखिएगा ध्यान से, यहाँ पे 3x लिखा है, यानी इसमें पहला टर्म अब क्या आ गया? 3x। मेरे पास पहला टर्म क्या है? x। अब इस x को 3x कैसे बनाए? 3 से गुणा कर दो सर, तो हम प्लस लगा के 3 से गुणा कर देंगे। 3 से गुणा करो, 3 से गुणा करेंगे x में तो क्या हो जाएगा? 3x, और 3 का गुणा 4 में करेंगे तो 4 3 12 हो गया। फिर से साइन चेंज करो, ये प्लस में तो क्या लगा देंगे? माइनस, ये प्लस में तो इसको भी कैसे में कर देंगे? माइनस। अब ऊपर और नीचे ध्यान से देखो, सेम टर्म है, एक प्लस में है और एक माइनस में है, कट जाएगा। यहाँ पे सेम टर्म है, एक प्लस में एक माइनस में, ये भी कट जाएगा। आंसर क्या बचेगा? 0। आंसर क्या बचेगा? 0 आया। तो कितनी बार में गया? x प्लस 3 बार में गया। इसका मतलब x प्लस 4 से मैं जब डिवाइड करूंगा तो कितनी बार में चला जाएगा? x प्लस 3 बार में चला जाएगा। समझ में आया? या दूसरा तरीका ये भी था कि इसको मैं तोड़ दूं, तो इसको तोड़ने का तरीका आपको पता है ना? इसको आप सॉल्व करके लेके आते तो एक होता है x प्लस 4, दूसरा आ जाता है x प्लस 3। ठीक है, अब नीचे क्या लिखोगे आप? x प्लस 4, वो तो था ही था। देखो ऊपर नीचे सेम दिख रहा है और गुणे में है ना, ये दोनों दो टर्म है ऊपर नीचे। देखो टर्म कितने हैं? ये एक टर्म है और ये एक टर्म है ना, दो टर्म है। अब देखो ऊपर नीचे एक टर्म सेम मिल गया, जब गुणा में या भाग में होगा तभी ऐसा हो सकता है। तो ऐसे काट देंगे, क्या मिलेगा हमको? x प्लस 3। आया समझ में? तो दो तरीका है, या तो हम ऐसे भाग करके प्रॉपर लेके आए, या तो हम तोड़ दें, इसको तोड़ के फिर हम डायरेक्ट डिवाइड कर दें। समझ में आया? तो भाग का समझ में आ गया क्या खेल है ना? अभी बहुत कुछ है भाग और गुणा में, अभी बहुत कुछ जानना है आपको, अभी और सीखते रहिए आप, अभी और सिखा रहा हूँ मैं। इसको पहले मिटा रहा हूँ, शिट, पहले एक बार ले लीजिएगा। चलिए कुछ बातें जो बेसिक बातें होती हैं उनको भी सीखना जरूरी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्लस में a है, प्लस में a है और उसका गुणा कर रहे हो आप प्लस में b के साथ। ठीक है, प्लस में a है और उसका गुणा किसके साथ कर रहे हो? प्लस में b के साथ। या आप माइनस a का गुणा कर रहे हो माइनस b के साथ, तो आंसर क्या होगा? बराबर a b आएगा। ये साइन वाला बता रहा हूँ मैं, यानी अगर दोनों टर्म प्लस में है और उन दोनों का गुणा हो रहा है, या दोनों टर्म माइनस में है तो उनका गुणा हो रहा है, तो आंसर क्या होगा? प्लस में ए बी आएगा। इस चीज़ को याद करके रख लीजिएगा कि प्लस का गुणा प्लस में करोगे तो भी प्लस होगा, माइनस का गुणा माइनस में करोगे तो प्लस होगा, है ना? ये अब ऐसा मत सोचिएगा कि पिछला वाला जो बताया था सर माइनस माइनस का मतलब वो जोड़ घटाना के लिए था। जब हम जोड़ कर रहे हैं, एक माइनस में एक प्लस में है, तो हमेशा क्या होगा? घटेगा। ये कंडीशन वो अलग होती है और ये गुणा की कंडीशन है। ऐसे ही अगर मैं माइनस का गुणा प्लस में करूंगा तो भी माइनस होगा, और प्लस का गुणा माइनस में करूंगा तो भी माइनस होगा। यानी अगर मैंने यहाँ पे प्लस ए गुणे माइनस बी कर दिया, ठीक है, प्लस ए गुणे माइनस बी कर दिया, या माइनस ए गुणे प्लस बी कर दिया, तो आंसर क्या मिलेगा? माइनस ए बी। समझ में आया? चाहे ए का गुणा माइनस बी में करो, चाहे माइनस ए का गुणा प्लस बी में करो, तो आंसर क्या मिलेगा? ऑलवेज ए बी, माइनस ए बी। क्लियर है ना? अच्छा, ऐसे ही कुछ और बातें, जैसे ए बी एक साथ है, इसका गुणा मैंने कर दिया सी से, या पहले से ए सी साथ है और मैंने किससे गुणा कर दिया? बी से, या अगर बी सी साथ है, मैंने फिर किससे, बाहर कौन है इस बार? ए, तो इन सब का गुणा कर दिया, तो आंसर ऑलवेज क्या मिलेगा? ए बी सी। आया समझ में? याद रखिएगा, यानी ए बी एक साथ है, सी बाहर था तो गुणा किया, या ए सी दोनों एक साथ है, बी इस बार बाहर है, और इस बार बी सी एक साथ है, ए बाहर है, तो भी आंसर क्या मिलेगा? ए बी सी। क्लियर है ना? इसमें दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अच्छा, ऐसे ही और देखेंगे, जैसे अगर हमारे पास एक टर्म है, वो अभी जस्ट बताया भी हूँ, और बी प्लस सी अंदर है, इस बार प्लस में है, ठीक है ना?
इसको डिस्ट्रीब्यूशन लॉ बोलते हैं, ठीक है ना। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन, ये प्रॉपर्टीज़ में आप पढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर क्या बोलते हैं, एडिशन। इन दो लोग जोड़ में है, मतलब एडिशन के फॉर्म में है और बाहर एक मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो कैसे होता है, बारी बारी डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, है ना। वो डिस्ट्रीब्यूशन अभी जस्ट बताया भी। ए का गुणा सबसे पहले किसके साथ होगा, बी के साथ, फिर ए का गुणा किसके साथ हो जाएगा, सी के साथ, तो ए बी प्लस ए सी, ये बन जाएगा, ठीक है ना। ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर सब्सट्रैक्शन भी हो जाएगा, बी माइनस सी, तो क्या मिलेगा हमको, ए बी और माइनस यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए सी। क्लियर। ये सब बच्चों वाले हैं, ये बच्चों की क्लास में, जब बच्चों की क्लास में रहेंगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ाया जाता है। ओके, इसमें कोई दिक्कत नहीं। ये तो गुणा का हो गया, कुछ भाग के भी नियम सीख लो, है ना, कुछ भाग वाले नियम सीख लो। जैसे मान लो अगर हम ए डिवाइड बाई बी कर रहे हैं और इसमें गुणा कर दिया बी से, ए डिवाइड बाई बी गुणे बी, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर मिलेगा ए। अब ये क्या हो गया, देखिए जब कोई चीज़ डिवाइड में लिखी है तो उसको हम किस में लिख सकते हैं, अपॉन में, तो ए अपॉन बी हो जाएगा। डिवाइड में लिखा है तो इसको कहाँ रख दो, नीचे, मतलब पहला वाला तो ऊपर रहेगा, दूसरा वाला कहाँ चलाएगा, नीचे। और इसमें मैं किससे कर रहा हूँ गुणा, बी से। अब देखो ये फ्रैक्शन में हो गया, ये फ्रैक्शन में नहीं है, तो फ्रैक्शन में बदलो ना इसको, इसके नीचे 1 मान सकते हो, मान लिया, तो अब क्या बन गया आपका, ए अपॉन बी गुणे बी अपॉन 1 हो गया। अब देखो गुणा करने का सीधा नियम है, अगर दो फ्रैक्शन में गुणा कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या, सामने सामने वाले का आपस में गुणा हो जाएगा, यानी ए गुणे बी और नीचे क्या हो जाएगा, बी गुणे 1। अब देखो ऊपर नीचे में एक टर्म सेम मिल गया ना, सेम मिल गया, गुणे में काट दो, क्या मिलेगा, ए अपॉन 1, ए अपॉन 1 का मतलब ए, खत्म, समझे। तो सिंपली अगर हम कोई मतलब फ्रैक्शन में है संख्या और उसका गुणा कर रहे हैं किसी नंबर से, और अगर वो नंबर और इसका जो फ्रैक्शन है उसका डिनोमिनेटर सेम सेम है तो काट दो, यानी आप डायरेक्ट यहाँ से बी से बी क्या कर सकते थे, कैंसिल कर सकते थे, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, ए। क्लियर है, हाँ या ना। इसके अलावा अगर आप देखोगे तो जैसे अगर a डिवाइड बाई बी लिखा है तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो मेनली अभी जस्ट मैंने बताया a अपॉन बी लिख सकते हैं, और हम चाहे तो इस a को हटा सकते हैं यहाँ से, यानी इस a को बाहर कर सकते हैं, तो ऊपर क्या बचेगा सर, उसकी जगह पे क्या बच जाएगा, 1, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, समझ में आया ना। यानी a डिवाइड बाई बी है तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं कि a अपॉन बी, और उसमें से भी a को हटा के उसकी जगह पे हम क्या रख सकते हैं, 1, यानी अलग कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक, हाँ या ना। अच्छा ऐसे ही अगर हम देखें, मान लीजिए हमारे पास है माइनस ए बी और डिवाइड में कर रहा हूँ इसको b के साथ, तो आंसर क्या मिलेगा, तो आंसर मिलेगा हमको सपोज कर लीजिए, सपोज क्या करना है, डिवाइड b है तो इसका मतलब क्या होगा, माइनस ए बी अपॉन बी, बी से b क्या हो गया, कैंसिल, आंसर क्या मिलेगा, माइनस ए। ये सब बच्चों वाले हैं, समझ में आ रहा है, लेकिन याद रखने जरूरी है आपको, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना। अच्छा ऐसे ही माइनस ए बी ध्यान देंगे, और डिवाइड बाई कर दिया मैंने माइनस बी से, यहाँ पे सिर्फ प्लस में भी था और यहाँ पे क्या हो गया, नीचे भी माइनस में आ गया। अब क्या होगा, तो बिल्कुल आसान है सर, कैसे, माइनस ए बी अपॉन माइनस बी हो जाएगा, माइनस से माइनस खत्म, बी से बी खत्म, तो ये क्या मिल गया, ए। आया समझ में, ये आ गया हमारे पास। यानी अगर नीचे भी माइनस हो ऊपर भी माइनस हो, यानी जो डिविडेंड है उसमें भी माइनस हो, डिवाइजर में भी माइनस हो, तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। यानी भाज्य वाला भी माइनस लेके आया है, भाजक वाला भी माइनस लेके आया है, तो वो दोनों माइनस आपस में लड़ भिड़ के खत्म हो जाएंगे। क्लियर, हाँ या ना, यहाँ तक कोई दुविधा नहीं। तो ये सब बेसिक नियम थे, इसको नोट कर लेंगे, ठीक है। गुणा और भाग के जो जो बेसिक बातें होती हैं मैंने बता दी, अब आप क्वेश्चन जब उठाओगे तो अपने आप होते जाएंगे, ठीक। क्लियर, तो सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, इस पे बेस्ड क्वेश्चन करना चाहिए, जोड़ घटाना गुणा और भाग पे। उसके बाद फिर हम इस पे बेस्ड बहुत सारे फॉर्मूले देखेंगे और फॉर्मूले से क्वेश्चन हम करेंगे। तो आई होप आपको बेसिक जो अलजेब्रा का है वो क्लियर हो गया होगा। अब बाकी कहानी आप क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे। तो इसी उम्मीद के साथ आज के लेक्चर को यहीं पे विराम दूंगा, मिलूंगा नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच, एमएस।